बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तमाम अहबाब को खुशामदीद कहता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। नाज़रीन, हम गुज़िश्ता 3 या 4 दिन से एहसन शाह और जो बिलाज मर्डर केस था उसको कवर कर रहे हैं और रिपोर्ट कर रहे हैं। उस हवाले से आप तमाम अहबाब का जो रिस्पॉन्स था बड़ा बेहतरीन था, और मैं आप तमाम अहबाब के कमेंट्स भी पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके आपको रिप्लाई भी किया जा सके। और जो बहुत अच्छे सवालात कमेंट्स में किए जाते हैं तो कोशिश की ये करता हूँ कि अपने वीलॉग में उनको डिस्कस भी करूँ और उस हवाले से बात भी करूँ। कल मैंने वीलॉग किया था जिसमें मैंने जिस अंदाज में एहसन शाह के साथ ये 23 अगस्त को वाक़या हुआ, उसकी जो एफआईआर थी उसमें जो जो लूप होल्स थे और उसमें जो जो चीज़ें थी जिस पे एक आम शख्स जो है, बतौर अगर मैं अपनी बात करूं क्राइम रिपोर्टर, जिस पे शक शुबा जाते हैं, तो मैंने वो तमाम रीजनिंग की थी आपके सामने। और बहुत से लोगों ने उससे एग्री भी किया और बहुत से लोगों ने बड़ा जो है उसको पसंद किया। मैं तमाम अहबाब के कमेंट्स पढ़ रहा था और तमाम अहबाब का बहुत शुक्रिया जो पसंद करते हैं और जो इस तरह सपोर्ट करते हैं। उसके बाद उसी वीलॉग का एक दूसरा हिस्सा था जिसमें मैंने अपना तजिया आपके सामने रखा कि मैं इन तमाम किरदारों के साथ इंटरव्यू करने के बाद, मतलब कि बिलाज का जब मर्डर हुआ तो हमने बिलाज के कुछ कज़न से बातचीत की, हमने उसके जनाजे पे जाके कवरेज की, फिर हम उनकी फैमिली के कुछ अहबाब से मिले, फिर हम कुछ जर्नलिस्ट से मिले। हमने उस टाइम भी बहुत से लोगों से बातचीत की और इस सारे मामले को समझने की कोशिश की और तमाम चीज़ें आपके सामने रखी। और फिर जब 6 माह बाद एहसन शाह जो शाद बाग में जिस अंदाज में कब्रिस्तान के बाहर इसके साथ ये मामला पेश आता है, उसकी एफआईआर भी आपके सामने रखी। और उसके बाद इस पूरे मामले के किरदारों से बातचीत की, एहसन शाह की वालदा से बातचीत की, एहसन शाह के रिश्तेदारों से बातचीत की, एहसन शाह की बहनों से बातचीत की। और कल मैं बच्चू पहलवान जो कि एहसन शाह के जो कि बिलाज के रिश्ते में एक तरह से दादा लगते थे और बिलाज उन्हें दादू करके बुलाया करता था, मैंने उनसे इंटरव्यू किया। इसमें कुछ एक दो चीज़ें नई मेरे सामने आई तो मैंने सोचा कि आपके सामने ये भी चीज़ें रखता हूँ कि मामलात क्या हैं। मैंने जब कल बच्चू पहलवान जिनका इंटरव्यू आपने इसी प्लेटफॉर्म पे लगा देखा होगा, उनसे इंटरव्यू में पूछा कि बतौर फैमिली क्या आप लोगों को इस तरह के एविडेंसेस दिखाए गए थे जिससे ये साबित होता था कि एहसन शाह इस पूरे वाक़े में मुलव्वस था और उसने रैकी दी। क्योंकि ये सवाल मैंने उनसे इसलिए किया था कि बहुत से लोग एहसन शाह के इस तरह से हलाक होने के बाद लोग ये कह रहे थे कि शायद इसको फंसाया गया था, क्योंकि अगर ये वाक़यातन इस वाक़े में या इस पूरे जो साजिश थी बिलाज के ख़िलाफ़ उसमें मुलव्वस होता तो इसको इस तरह से निशान इबरत या इस तरह से चलते हुए मार ना दिया जाता, इसको बाकायदा तौर पे कोर्ट से सज़ा दिलवाई जाती, या ये अपने जो भी इस पे इल्ज़ामात थे ये कोर्ट से उसको उसकी सज़ा होती, उसको इस तरह से एलिमिनेट करने की ज़रूरत ना पड़ती। तो मैंने इसलिए ये सारी चीज़ें सोचते हुए बिलाज के जो दादू थे बच्चू पहलवान, उनसे पूछा कि क्या आपको फैमिली को कुछ इस हवाले से एविडेंसेस दिखाए गए कि एहसन शाह ने रैकी दी। तो बच्चू पहलवान ने कहा कि एहसन शाह के बिलाज के कत्ल में मुलव्वस होने की सबसे बड़ी वजह या सबसे बड़ी रीज़न ये थी कि उसके घर से पैसों का बरामद होना। क्योंकि जब सीआईए ने इसको इसके घर से गिरफ्तार किया था तो बताया था कि एहसन शाह को जो 5 करोड़ के इवज इसने रैकी देनी थी, उसके एडवांस जो 25-30 लाख या 50 लाख बनता था, उसके साथ इसके घर से गिरफ्तार किया गया। तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा सबूत एहसन शाह का इस केस में मुलव्वस होने का ये था कि एहसन शाह के घर से उन पैसों का बरामद होना। क्योंकि साथ ही उन्होंने मजीद बताया कि एहसन शाह की जो शादी हुई थी उस पर तमाम तर जो अखराजात आए थे वो बिलाज ने किए थे। और उन्होंने इसमें कहा कि एक तो बिलाज जो चीज़ अपने लिए लेता था एहसन शाह के लिए भी लेता था, और उन्होंने कहा कि एहसन शाह की शादी में जितने भी अखराजात आए थे, उन्होंने इवन ये कहा कि एहसन शाह के जो शादी का पेंट कोट या जो भी उसने पहना, टाई या शूज़ तक जो है बिलाज ने लेके दिए थे। और साथ उन्होंने कहा कि उनकी वालदा से जाके आप पूछें कि क्या बिलाज ने एहसन शाह की शादी में ख़र्चा नहीं किया था। और वो बता रहे थे कि मैंने उनकी वालदा का इंटरव्यू सुना जिसमें वो कह रही थी कि बिलाज हमारे बेटों की तरह था। तो उन्होंने कहा एहसन शाह भी हमारे बेटों की तरह ही था और हम तो इसकी इतनी इज्जत करते थे, इतना यहाँ पे इसको प्यार मिलता था कि अगर बिलाज घर में नहीं भी होता था और एहसन शाह आ जाता था, उसके साथ कुछ मेहमान होते थे, तो हम बिल्कुल उसको उसी तरह ट्रीट करते थे जिस तरह से बिलाज को ट्रीट किया जाता था। क्योंकि बिलाज ने अपने तमाम तर स्टाफ को, घर में मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स को, जो भी अमला था उन्हें बता रखा था कि ये जब भी आए इसको इसी तरह से ट्रीट करना है कि जैसे मैं आया हूँ, क्योंकि बिलाज का उसके साथ
ताल्लुक बहुत अच्छा था। तो उन्होंने कहा कि इसके घर से इतनी रकम का बरामद हो जाना इस चीज़ का सबूत था कि इसने रैकी दी थी। अब मैंने सोचा कि अच्छा, क्योंकि एहसन शाह के मुलव्वस होने की खबरें तो आई, बताया गया पैसे भी बरामद हो गए, लेकिन इसके कोई भी सबूत सोशल मीडिया पे नहीं आए। बल्कि जब ये गिरफ्तार हुआ तो बजाय कि सबूत सोशल मीडिया पे आते, तो इसकी जो बरहना हालत की कुछ प्राइवेट वीडियोस थी जो इसके मोबाइल में मौजूद थी, और ये पुलिस की हिरासत में था, तो जाहिर बात है इसका मोबाइल भी पुलिस की हिरासत में होगा, तो इसकी वीडियोस सोशल मीडिया पर आ गई, वो सबूत नहीं आ सके। और इसकी फैमिली से जब मैं मिला, इसकी मिसेस बार बार ये बात कह रही थी कि सबूत तो दिखाएं कि कहाँ पे, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या किस तरह से कॉल की, क्योंकि सऊदीया में जाके यहाँ की जो पाकिस्तानी सिम होती है वो नहीं चलती। तो जिस भी ऐप से या जिस भी तरह राब्ता किया, आप दिखाएं तो सही सबूत क्या है। तो जब बिलाज के दद्दू से पूछा तो उन्होंने कहा सबूत ये है कि उससे पैसे बरामद हो गए। तो वहीं पे मैं थोड़ा पीछे गया और मैं एफआईआर के मतन पे पहुंच गया कि एफआईआर में ये लिखा था कि 1 साल पहले जो डकैती और एहसन शाह से जब तफ्तीश की जा रही थी बिलाज के हवाले से, उसने अचानक से, हालांकि तफ्तीश तकरीबन 3-4 माह पहले मुकम्मल हो चुकी थी और वो जेल में अपना टाइम काट रहा था, मतलब कि पुलिस के एफआईआर के मतन के मुताबिक उसने अचानक से बताया हाथ खड़ा करके, जी मैं वो साल पहले जी एक डकैती भी की थी और आए मैं आपको उसकी बरामदगी करवा देता हूँ। उस डकैती की बरामदगी करवाने वो कब्रिस्तान लेके जा रहा था और कब्रिस्तान में उस डकैती से हासिल होने वाला जो भी माल और वेपन था वहां पे दफन किया हुआ था। मतलब 1 साल पहले जो डकैती की गई, पुलिस के मुताबिक एहसन शाह ने जो 1 साल पहले डकैती की, उसका माल पता नहीं कितने में होगा, वो कब्रिस्तान के अंदर दफन किया हुआ था। और उसके तकरीबन 1 साल बाद जो पुलिस ने बताया कि इसने रैकी के लिए 5 करोड़ की डील की और उसका जो 50 लाख एडवांस लिया था वो इसने घर रखा हुआ था। अब आप ये सोचें कि एक तरफ डकैती की वारदात में वो ये दिखा रहे हैं कि एहसन शाह ने डकैती करने के बाद माल सारा कब्रिस्तान में जाके दफन कर दिया कि कोई इसको ढूंढ ना सके, किसी को सबूत ना मिल सके। और दूसरी तरफ जो उससे डकैती से भी बड़ा वो जुर्म करने जा रहा था, अपने बड़े अजीज बड़े करीबी दोस्त की रैकी देने लगा था, तो उसके इवज जो उसने पैसे लिए कैश में, वो उसने घर रख के बैठा हुआ था। क्योंकि इससे जब गिरफ्तार किया गया तो वो पैसे बरामद हुए और बच्चू पहलवान के मुताबिक उस पर इल्ज़ाम का सबसे बड़ा सबूत ही यही था कि उससे पैसे बरामद हो गए थे। तो मैं अब ये सोच रहा था कि ये एहसन शाह अगर वो इस केस में मुलव्वस था भी, जो कि सीआईए बता रहे हैं कि उनके पास सबूत है, और मैं ये वाकयातन उम्मीद करता हूँ कि उनके पास वाकयातन सबूत होंगे, क्योंकि इतनी बड़ी बात किसी भी शख्स के मुतालिक ऐसे नहीं कही जा सकती। लेकिन मैं एक चीज़ जो पूरा उस वारदात को मैं या उस पूरी सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस वक्त इसको गिरफ्तार किया गया इसके घर से, कि इससे वो कैश इसके घर से बरामद हो रहा है जो इसने रैकी देने के इवज पकड़ा था। तो ये कितना, मतलब कि उसका कितना उसको बेवकूफ़ दिखाया जा रहा है कि वो कितना यानी कि वो किस कदर बेवकूफ़ था कि जो रैकी की रकम पकड़ रहा है वो अपने पास घर रख रहा है कि उसके बाद उसे पता था हाई प्रोफाइल केस है, लोगों पे शक व शुबात भी होंगे, लोगों को इन्वेस्टिगेट भी किया जाएगा, लोगों के घर छापे भी होंगे, और वो तमाम रकम वो अपने घर रख के बैठा हुआ है। और इसमें एक और चीज़ जो बतौर क्राइम रिपोर्टर, ये तमाम तर चीज़ें मैं अपना तजिया रख रहा हूँ और वो तमाम तर चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो मैं सोचता हूँ, क्योंकि हम लोग प्रोग्राम इस तरह ही करते हैं और कोई भी इस तरह का केस हो तो हम उसके मुख्तलिफ पहलुओं को, मुख्तलिफ थ्योरीज़ को सोच रहे होते हैं, मुख्तलिफ थ्योरीज़ क्रिएट कर रहे होते हैं। एक तो वो रैकी के एवज जो उसने पैसे लिए वो घर रख के बैठा हुआ है, और रैकी का एडवांस था ना, मतलब कि पुलिस ने बताया कि 5 करोड़ की डील थी जिसमें से ये 25, 30, 50 लाख जो था एडवांस के तौर पे ली गई। तो एडवांस इसने, जाहिर बात है कि सऊदी अरब जाने से या तो पहले लिया होगा या बाद में लिया होगा। बाद में तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इस कदर बेवकूफ़ होगा कि वो सऊदी अरब से आके एडवांस ले, क्योंकि जब वो सऊदी अरब से वापस आया तो ये वारदात हो चुकी हुई थी। तो ऐन मुमकिन है कि ये जो एडवांस था ये उसने, जाहिर बात है, वारदात से पहले लिया होगा। एडवांस का मतलब यही होता है। तो अब देखें कि वो एडवांस लेके अपने घर में रख के और खुद सऊदी अरब चला गया और वापस आया, इंटरव्यूज दे रहा है, बिलाज के पूरे वहां पे मौजूद रहा और घर में पैसा पड़ा और अचानक एक दिन रेड हुई तो पैसा बरामद हो गया। तो मुझे ये चीज़ अजीब लगी तो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। आप भी इस हवाले से बताइएगा कि आपको ये, इस हवाले से आपका क्या ख्याल है, क्योंकि नॉर्मली जो क्रिमिनल होता है वो जब भी कोई इस तरह की कोई हरकत कर रहा होता है तो वो बहुत ज़्यादा अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश कर रहा होता है, और वो कोशिश ये कर रहा होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ मैं अपने पास ना रखूं कि जिससे कल पे मेरे पे शक आए। और एहसन अगर तो मुलव्वस था
तो उसको ये लाजमी तौर पे पता था कि ये अगर वारदात हो जाती है तो मैं शक के दायरे में ज़रूर आऊँगा, क्योंकि ये बहुत करीबी था, ये बहुत करीबी था। तो इसे ये पता था ये शक के दायरे में ज़रूर आएगा। और ये तमाम चीज़ें जानते हुए भी अगर वो रैकी दे रहा था, तो वो अपने तमाम तर उस रैकी से मिलने वाले जो पैसे थे, उनको घर में रख के बैठा हुआ था। हालांकि उससे पहले वो सऊदी अरब भी के आ चुका था। मतलब कि नॉर्मली उसने रैकी के पैसे लिए और वो सऊदी अरब जा रहा था। बता रहे हैं कि उसके माली हालात को बहुत अच्छे नहीं थे और तमाम तर चीज़ें उसकी बिलाज स्पॉन्सर करता था। तो उसके लिए बड़ा आसान हो सकता था कि वो कुछ पैसे साथ सऊदीया ले जाता कि वहाँ पे जाके को ख़रीदो फ़रोख्त करूँगा, क्योंकि ये बता रहे थे कि इसकी शादी 1 माह पहले हुई थी और अपनी मिसेस के साथ गया हुआ था। तो वहाँ पे इसको पैसों की ज़रूरत भी पड़नी थी और ये जो इसको एडवांस मिल चुका हुआ था, तो इसके लिए बड़ा आसान था कि वो पैसे साथ ले जाता और वहाँ पे जाके लगा लेता। लेकिन बहरहाल पता नहीं ये मामला क्या है। हम तो तमाम तर जो चीज़ें, जो शक-व-शुबहात हैं, जो चीज़ें जहाँ पे कोई लूप होल नज़र आता है, वो आपके सामने रख रहे हैं कि इससे पैसे बरामद हो जाना ही अभी तक तमाम लोगों को लग रहा था कि इस चीज़ का सबूत है कि इसने रैकी दी, क्योंकि उसके अलावा कोई भी सबूत अभी तक सामने नहीं आया। मैं इस पे यकीन रखता हूँ कि सीआईए के पास के सबूत ज़रूर होंगे, लेकिन फैमिली बार-बार ये कह रही थी, जो उसकी मिसेज़ उसके साथ वहाँ पे सऊदी अरब में मौजूद थी, वो ये कहती है कि इसने तो कोई कॉल की ही नहीं, और अगर उसने कॉल की भी होगी तो ज़ाहिर बात है, या तो व्हाट्सएप भी सऊदीया में बहुत अच्छा नहीं चलता, लेकिन व्हाट्सएप चल जाता है, साथ ईमो चलता होगा। तो इसके तो बाकायदा तौर पे रिकॉर्ड मौजूद होते हैं, उसके कॉल लॉग्स मौजूद होते हैं। तो मेरा ये ज़ाती तौर पे ख्याल है कि वो तमाम तर सबूत सामने रख देने चाहिए, ताकि जो फैमिली है उनके लिए तकलीफ़ कम हो जाए। उन्हें पता हो कि उनके बेटे ने ये किया, और अगर तो वो किया था तो उस चीज़ की उसको सज़ा मिल गई, और अगर तो वीडियोस उसके मोबाइल से जो गैर अखलाकी थी वो वायरल हो सकती हैं। तो मेरा ख्याल है सबूत, जो एविडेंस थे, वो वायरल करना को बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। तो ये अब तक की वो चीज़ थी, अपडेट थी, जो मैंने इस पे थोड़ा सा जब सोचा तो मुझे चीज़ें अजीबो-गरीब लगी, तो सोचा आपके सामने जो है गोशगुज़ार करते हैं। आप लोग अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा, और आप तमाम अहबाब का बहुत शुक्रिया जो इस केस पे जो है इसको फॉलो कर रहे हैं और उस हवाले से हमें बड़ा अच्छा फीडबैक दे रहे हैं। आप तमाम अहबाब का शुक्रिया, और आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि हम मज़ीद भी इस तरह के केसेस पे काम करते रहेंगे और पास में भी करते रहे हैं। आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, उससे होगा ये कि आप तक तमाम वो वीडियोस पहुंचेंगी जो हम इन फ्यूचर भी जिस पे बात करेंगे। अभी तक के लिए अपने मेज़बान अली हमदा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।